12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। इस पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए अगर आपको ये चैप्टर तैयार करना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है तो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक लाइक जरूर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए सभी चैप्टर के धीरे धीरे एक एक चैप्टर का जो है एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका टॉपिक क्या है, तो ठोस अवस्था चैप्टर है। तो ठोस अवस्था में सबसे पहला टॉपिक आपका होगा क्या, ठोस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ठोस अवस्था जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट, ये होता क्या है। तो समझिए ठोस अवस्था हमने हेडिंग डाला, ठीक है। क्या होता है ये कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अब अवयवी कण क्या होते हैं, अवयवी कण जैसे आप परमाणु, अणु, आयन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सब अवयवी कण हैं। तो अवयवी कण प्रबल अंतरा आणविक बलों द्वारा जालक में समृद्ध संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा कहा जा रहा है कि ये ठोस अवस्था जो है ये द्रव्य की ऐसी अवस्था, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जो परमाणु, अणु या आयन होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है अंतरा आणविक बलों द्वारा जालक में सम्मिलित संकुलित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं, ठीक है। इसी के कारण ये गति करने में भी असमर्थ होते हैं। अभी मैं इसमें और भी टॉपिक आपको बताऊंगा, जैसे जालक, क्रिस्टल जालक क्या होता है, ठीक है। आगे सब कुछ आपको डिस्कस करूंगा और सब कुछ आपको आसानी से पता हो जाएगा। ठोस अवस्था कहलाती है। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो इसमें अवयवी कण होते हैं वो प्रबल अंतराणविक बलों द्वारा बंधे रहते हैं, ठीक है, और ये गति करने में असमर्थ होते हैं। अब देखिए कैसे हम पहचाने कि कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में है। तो अगर आपको पहचानना है तो वह पदार्थ ठोस अवस्था में होगा जिसका गलनांक कमरे के सामान्य ताप से अधिक होगा, ठीक है। ऐसा पदार्थ जिसका गलनांक कमरे के सामान्य ताप से अधिक होता है वो ठोस अवस्था में होता है। अब बात कर लेते हैं ठोस के बारे में, मैंने आपको बताया ठोस अवस्था के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि इसे कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए ठोस का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो इसको मेनली टू पार्ट इसका है, दो भागों में इसे बांटा गया है। नंबर 1 है क्रिस्टलीय ठोस या फिर इसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। नंबर 2 है अक्रिस्टलीय ठोस जिसे इंग्लिश में कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। दोनों को हम समझेंगे डेफिनेशन एंड एग्जांपल के साथ। तो देखिए सबसे पहला हेडिंग आपका है क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ठीक है। तो ये नोट है, अभी मैं नोट से बताऊंगा, अभी आगे जो मैं बताऊंगा टॉपिक वो मैं लिखकर आपको समझाऊंगा चित्र के साथ, ठीक है। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, वह ठोस जिसमें अवयवी कण, अब अवयवी कण आपको पता है कि परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है अणु, परमाणु या आयन। तो वह ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। यानी कि ऐसा ठोस जिसमें जो अवयवी कण होते हैं, चाहे वो अणु, परमाणु या आयन, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। इसमें जो कण होते हैं वो दीर्घ परास व्यवस्था में होते हैं। इनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होता है, अभी मैं चित्र के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसका जो ज्यामितीय अभिविन्यास होता है वो निश्चित होता है। अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, हीरा, क्वार्टज, सिल्वर, ग्रेफाइट, ये ईटीसी आदि, ठीक है। अब समझते हैं क्या, हम लोग इसका चित्र समझ लेते हैं। तो चित्र को कैसे समझेंगे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के, इस प्रकार से जैसे मैंने चित्र बनाया है। ये एक इसकी जो ज्यामितीय व्यवस्था है वो क्या है, मैंने आपको बताया कि निश्चित होता है, ठीक है। तो देखिए इसकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित है, मैंने बनाया है। अब करेंगे क्या हम, यहाँ पर इसमें अवयवी कण होते हैं, मैंने आपको भी बताया था अवयवी कण। तो जैसे देखिए अवयवी कण जो होते हैं इसमें एक निश्चित व्यवस्था में उपस्थित होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। एक निश्चित व्यवस्था में जहां उसमें उपस्थित होंगे वही इसमें भी होंगे। तो ये सब अवयवी कण हैं। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ चित्र को अच्छे से, ताकि आप लोग भी इसे PDF मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पहले पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए इस प्रकार से जो होते हैं अवयवी कण इस क्रिस्टल में होते हैं, ठीक है। तो आप भी बना लीजिएगा इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो वे ठोस, मैंने आपको बताया था अभी डेफिनेशन
कि वह ठोस जिसमें जो अणु परमाणु या आयन होते हैं निश्चित क्रम में होते हैं। जैसे देखिए ये एक निश्चित क्रम में जो है आपके अवयवी कण उपस्थित हैं, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। और क्या मैंने बताया था कि क्रिस्टल ठोसों में कणों की दीर्घपरास व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है, और इनका जो ज्यामितीय अभिविन्यास होता है वो निश्चित होता है। जैसे मैंने इस प्रकार से सभी जो है क्रिस्टल जालक बनाए हैं और इस सभी में अवयवी कण एक क्रम में उपस्थित है, तो इसे हम कहेंगे कौन सा ठोस? क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा हमारा क्या आता है? अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एमार्फस सॉलिड, ठीक है, तो ये क्या होता है इसको समझिए। तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा? वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघुपरासी होती है, यानी कि ऐसे ठोस होते हैं जिनकी अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो लघुपरासी होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनके कणों की व्यवस्था अनियमित होती है और जो इनकी ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो अनिश्चित होती है, ठीक है, वो एक निश्चित नहीं होती है। तो इसको कैसे समझे? तो समझिए, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए ये आपका जैसे चित्र है, ठीक है, ये देखिए चित्र। अब इस चित्र पे आपको क्या स्पष्ट हो रहा है कि इसके जो क्रिस्टल जालक की जो ज्यामितीय अवस्था है, ज्यामिति जो है वो अनिश्चित है, किसी एक प्रकार की नहीं है। मैंने यहाँ पर एक प्रकार की थी, ठीक है, इसमें अवयवी कण जो होंगे वो अनिश्चित अनियमित क्रम में उपस्थित होंगे, ठीक है, इनका कोई क्रम नहीं होगा, कहीं भी ये उपस्थित होंगे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे देखिए यहाँ पर जो अवयवी कण है ये क्रम में उपस्थित नहीं है और इनके ज्यामितीय जो अभिविन्यास है वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? इनमें जो कणों की व्यवस्था होती है वो अनियमित होती है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने है क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस, और यहाँ पर आपका है अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए दोनों में आपको डिफरेंस जरूर दिख रहा होगा, ठीक है। 2-3 डिफरेंस मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसमें जो अवयवी कण होते हैं उनकी व्यवस्था अनियमित होती है, ठीक है। अब इसके बाद में क्रिस्टलीय ठोसों के कणों में दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है, अक्रिस्टलीय ठोसों के कणों में लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। तो ये आपका था ठोस, क्रिस्टलीय ठोस एंड अक्रिस्टलीय ठोस, समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक क्या है उसको समझते हैं। तो दूसरा टॉपिक समझने से पहले हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस का। तो इसका एग्जाम्पल होगा कांच, रबर, ठीक है, और प्लास्टिक, ऐसे एग्जाम्पल्स इसका होगा, ठीक है, और भी एग्जाम्पल होंगे। तो इतना एग्जाम्पल आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो ये थे आपके अक्रिस्टलीय ठोस एंड क्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा है क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है इसको समझिए। पहले डेफिनेशन समझिए कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों जैसे परमाणु, अणु अथवा आयन की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। इस त्रिविम व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी कि सिंपली समझिए क्या होता है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक जो होता है इसमें अवयवी कण उपस्थित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कुछ इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, ठीक है, ये एक क्रिस्टल जालक ही था। इसमें क्या था? अवयवी कणों को व्यवस्थित किया गया था। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। इस त्रिविम व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी कि क्रिस्टल जालक में ही बहुत सारे अवयवी कण उपस्थित होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल जालक में। तो ये समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको समझना है। आगे देखिए एक डेफिनेशन आप लोग और समझ सकते हैं। जैसे एक्स, वाई तथा जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से बनी जो जटिल संरचना होती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। यानी कि एक्स, वाई, जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों की व्यवस्था करने से बनी जो जटिल संरचना होती है उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को एक बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है जिसे हम जालक बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए क्रिस्टल जालक है, इसमें अवयवी कणों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। चलिए हम और भी आपको अच्छे से समझा देते हैं यहाँ पर बुक की सहायता से, ठीक है। तो देखिए बुक से हम इसको समझा देते हैं थोड़ा सा आपको। जैसे ये है आपका बुक,
ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बुक लिया है, तो ये आपका बुक है। ठीक है, इसमें हुआ क्या है सिंपली समझिए, ये एक क्रिस्टल जालक है। इसमें हुआ क्या है कि अवयवी कण यहाँ पर उपस्थित हैं, कहीं यहाँ पर उपस्थित हैं, कहीं यहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है, यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये जो अवयवी कण उपस्थित हैं आपके क्रिस्टल में, ठीक है, ये जो बिंदु होता है जहाँ पर एक क्रिस्टल जालक होता है उसे हम कहते हैं जालक बिंदु। और क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टल जालक जो होता है इसमें अवयवी कण बहुत सारे उपस्थित रहते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे अवयवी कण हैं, ये एक सरल घन क्रिस्टल जालक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ये समझ में आया आपको। ठीक है, अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है एकक कोष्ठिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल। तो स्टूडेंट ये टॉपिक है आपका एकक कोष्ठिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल जो होता है ये क्रिस्टल जालक का एक जो है आपका एक भाग होता है छोटा सा। ठीक है, बहुत सारे एकक कोष्ठिका मिलकर किसका निर्माण करते हैं, क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए एकक कोष्ठिका क्या होता है, एकक कोष्ठिका क्रिस्टलीय ठोस का एक छोटा सा भाग है। जो एकक कोष्ठिका यूनिट सेल है ये ठोस का एक छोटा सा भाग है, जिसे 3 विमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। ठीक है, ये होगा आपका एकक कोष्ठिका। जैसे एक चित्र मैं यहाँ पर बना देता हूँ एकक कोष्ठिका का, कुछ इस प्रकार से जो है आपका एकक कोष्ठिका रहता है। मैंने यहाँ पर छोटा सा चित्र बनाया है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ एकक कोष्ठिका आपका रहता है, समझ में आया। तो ये आपका एकक कोष्ठिका। तो एकक कोष्ठिका क्रिस्टलीय ठोस का एक छोटा सा भाग है, जिसे 3 विमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। यानी कि बहुत सारे मैनी, ठीक है, मैनी मतलब बहुत सारे एकक कोष्ठिका जो होते हैं, एकक कोष्ठिका, ठीक है, मिलकर निर्माण करते हैं किसका, क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल जालक। ठीक है, क्रिस्टलाइन लैटिस का। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, पढ़ाया था कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो बहुत सारी एकक कोष्ठिका मिलकर किसका निर्माण करते हैं, क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको और भी बताऊंगा। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं क्रिस्टल जालक, सॉरी एकक कोष्ठिका। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। जो एकक कोष्ठिका आपकी होती है ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार होते हैं उसको समझिए। जैसे फर्स्ट आपका है सरल घनीय एकक कोष्ठिका और दूसरा आपका है केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो समझ में आया, क्रिस्टल जो आपका एकक कोष्ठिका होता है 2 प्रकार का होता है। पहला आपका सरल घनीय एकक कोष्ठिका और दूसरा आपका होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका, सॉरी केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल घनीय एकक कोष्ठिका, जिसको हम सब कहते हैं, हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए क्या होता है, ऐसा जालक कोष्ठिका जिसमें, ठीक है, अवयवी कण कोनों पर स्थित होते हैं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। यानी कि ये एक ऐसी एकक कोष्ठिका होती है जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। जैसे सिंपली मैंने आपको भी बताया था कि एकक कोष्ठिका का चित्र जो होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, मैंने आपको भी बताया था, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब बहुत अच्छा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बनेगा नहीं उतना अच्छा, तो आप लोग तो बना ही सकते हैं। तो ये एक एकक कोष्ठिका, क्या कहा जा रहा है कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों पर स्थित होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कोनों पर सिर्फ अवयवी कण उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर है कोना है, ठीक है, यहाँ पर कोना है, यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर भी उपस्थित हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है, यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सब कोने हैं, आपको दिख रहा होगा, कॉपी है। अगर मैं लाइव बताता, अगर एकक कोष्ठिका यानी कि एकक कोष्ठिका को लेकर अगर आपको बताता तो ये सब कोने में आते। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो सरल घनीय एकक कोष्ठिका होती है उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों पर 8 जो है अवयवी कण उपस्थित है। तो इसे हम कहेंगे सरल घनीय एकक कोष्ठिका। तो ये एकक कोष्ठिका का फर्स्ट जो है टाइप था। अब दूसरा प्रकार क्या है, तो देखिए दूसरा हमारा है एकक कोष्ठिका का प्रकार केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है, तो ऐसा एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। यानी कि मैंने आपको बताया एकक कोष्ठिका 2 प्रकार का होता है, एक सरल घनीय एकक कोष्ठिका, एक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो केंद्र सरल घनीय मैंने आपको बताया कि सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं अवयवी कण। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसा एकक कोष्ठिका ये होता है जिनके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित होते हैं, तो इसे हम कहते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब अन्य स्थितियों पर
तो स्थित होंगे, लेकिन इसके 3 प्रकार होते हैं। उन 3 प्रकार को आप समझिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, कैसे अन्य स्थितियों पर स्थित होते हैं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जो केंद्रित एका कोष्ठिका है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? सबसे पहला है आपका अंतः केंद्रित एका कोष्ठिका, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको समझिए। तो पहले एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि एका कोष्ठिका 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका सरल घनीय एकक कोष्ठिका और दूसरा होता है केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका मैंने आपको बताया सिर्फ कोनों पर होंगे, ठीक है। और केंद्रित एकक कोष्ठिका मैंने आपको बताया कि कोनों के अतिरिक्त भी अन्य स्थितियों पर होंगी। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है, जिसे हम सिंपली कहते हैं क्या, BCC, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये नाम भी फेमस है। तो देखिए क्या होता है, ऐसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी स्थित रहते हैं। तो कैसे स्थित रहते हैं, चलिए समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एकक कोष्ठिका बना देता हूँ, ये मैंने बनाया, ठीक है, ये मैंने एकक कोष्ठिका बनाया यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। बनाना सीख लीजिए आप लोग, इस प्रकार से मैंने किया, इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया। अब इसमें क्या कहा जाता है, कंडीशन की कोनों के अतिरिक्त, पहले कोनों पर हम बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, 8 हो गए। अब क्या कहा जा रहा है, ये तो आपका बन गया है क्या, ये आपका बन गया है सरल घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है। बट अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होगा, एक जो अवयवी कण है वो कोण यानी कि केंद्र पर भी स्थित होगा। तो देखिए केंद्र ये है, तो इस पर भी एक अवयवी कण उपस्थित है, अतः हम इसे कहेंगे क्या, BCC, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर का मतलब केंद्र होता है, ठीक है। तो ये ऐसे एकक कोष्ठिका होते हैं जिनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, कोने में तो उपस्थित होंगे लेकिन उसके अतिरिक्त आपका ये केंद्र में भी एक एकक कोष्ठिका, एक अवयवी कण होगा। तो इसे हम कहेंगे क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। समझ में आया? ऐसे आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। अब देखिए इसका दूसरा प्रकार क्या है, तो दूसरा प्रकार भी यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग। तो दूसरा प्रकार आपका है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसे हम सिंपली कहते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे एकक कोष्ठिका जिनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित हों, उसे हम कहेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, फलक केंद्र, फलक केंद्र, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों पर स्थित होंगे और उसके केंद्र पर भी स्थित होंगे। कैसे होंगे, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसका, तो ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा जो कि मैं अभी हमेशा से बनाता रहा हूँ। तो देखिए कैसे होगा, इसमें यहाँ पर एक हो जाएगा, पहले तो कोनों पर हम बना लेते हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, ठीक है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका बन गया। अब कहा जा रहा है कि इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होंगे, प्रत्येक फलक के केंद्र पर। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया एक, ठीक है, चलिए इससे कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। यहाँ पर एक होगा, ये फलक का केंद्र है, ठीक है, एक यहाँ पर होगा, ठीक है, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बनेगा ये क्या, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसमें जो होगा स्टूडेंट, आपका जो फलक होगा, ठीक है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में 6 फलक होते हैं। मैंने यहाँ पर 4 बता दिया है, ठीक है। 2 जब आप जैसे ओरिजिनल जब आपके पास क्रिस्टल ये होगा एकक कोष्ठिका तो आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं एक यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप ओरिजिनल लेकर आएंगे तो आपके पास 6 फलक होंगे। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में 6 फलक होते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ऐसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किसमें फलक के केंद्र पर उपस्थित हों, उन्हें हम कहेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब यहाँ पर एक चीज और पूछा जाता है, उसको क्या समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको समझना होगा, क्या, जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा BCC, ठीक है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें आपको प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या भी बतानी होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे उसको समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, BCC यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो BCC में
प्रति इकाई सेलों में अवयवी कणों की संख्या पूछी जाती है। अवयवी कणों की संख्या, ठीक है, क्या होगी? तो ये कैसे निकालेंगे आप? तो इसको निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा? देखिए 8 कोने हैं, ठीक है, 8 और 8 अवयवी कण है, तो जितने आपके यहाँ पर कोने होंगे, ठीक है, उनको 1/8 कर दिया जाएगा, ठीक है, जितने अवयवी कण हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके 8 अवयवी कण स्थित हैं कोनों पर, ठीक है, और आपके 8 कोनों पर स्थित हैं। तो देखिए 8 × 1/8, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, और प्लस आपका क्या होगा, मैंने BCC के लिए निकाला, तो BCC में एक केंद्र पर भी अवयवी कण होता है, तो इसको हम अलग से जोड़ देंगे। तो देखिए क्या होगा, 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है, 1 आएगा यहाँ पर, 1 + 1 = आपका ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर BCC में अवयवी कणों की संख्या हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, FCC में निकाल लेंगे, ठीक है। FCC में प्रति इकाई सेलों में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालेंगे इसको? तो देखिए FCC की बात हो रही है, तो FCC में मैंने आपको बताया कि 8 × 1/8 तो होगा ही, यानी कि कोनों पर तो 8 परमाणु स्थित हैं, 8 अवयवी कण स्थित हैं और 8 कोने हैं, ठीक है। और क्या होगा, 6 जो हैं आपके फलकों पर अवयवी कण स्थित होंगे, ठीक है, इंटू हम कर देंगे 1/2, ठीक है, इसके केंद्र पर स्थित है। अब देखिए कितना आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपका बचेगा क्या, तो देखिए यहाँ पर आपका बचेगा 1 + 3, 3 का 1 से गुणा हो जाएगा तो 3, ठीक है, 1 + 3 = 4। तो अगर कोई पूछे कि FCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो आप आंसर दे सकते हैं 4, ठीक है। तो समझ में आया, ये टॉपिक जरूर याद रखिएगा, इसका PDF भी मैं दे दूंगा। तो देखिए क्या हुआ, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में आपको चित्र मैंने समझा दिया है, 6 फलक होते हैं और इसमें क्या होता है, आपका अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त विपरीत फलकों पर भी स्थित होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तीसरा प्रकार जो है, तो देखिए एकक कोष्ठिका 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें 2 मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तीसरा हमारा क्या है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किसी 2 विपरीत फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अवयवी कण जो होते हैं कोनों पर उपस्थित होते हैं और 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होंगे। जैसे समझिए, बहुत ही सिंपल है ये समझना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, एंड इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका बन गया है यूनिट सेल, यानी कि एकक कोष्ठिका बना, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होंगे, तो 1 2 8 कोने, 8 अवयवी कण, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किसी 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होंगे। तो देखिए इसमें 6 फलक थे, जिसमें से 2 विपरीत फलकों पर सिर्फ उपस्थित होंगे, जैसे ये और ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये और ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पर एक दे देते हैं, यहाँ पर एक, ठीक है, एक दूसरे के देखिए विपरीत हैं। तो इस प्रकार से ये आपका होगा अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका का चित्र, ठीक है। इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों पर भी उपस्थित होंगे। चलिए इसका भी हम निकाल लेते हैं, क्या, प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या। तो प्रति इकाई सेलों में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या तो क्या हो जाएगी बताइए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8 × 1/8, यानी कि 8 परमाणु हैं और 1/8 8 कोना है, ठीक है। और आपका हो जाएगा +2 × 1/2, ठीक है, 2 × 1/2, 2 विपरीत फलकों पर हैं। तो कैसे इसको लिखेंगे, 8 से 8 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 + 1 = आपका आ जाएगा 2। तो अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणु अवयवी कणों की संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। समझ में आया। तो ये थे आपके 3 प्रकार जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाए। अब इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है उसको समझते हैं। तो आपका जो
एकक कोष्ठिका होता है 2 प्रकार का होता है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका एंड अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये सब मैंने आपको डिस्कस किया और आपको ये आई होप कि समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है संकुलन क्षमता। ठीक है, संकुलन क्षमता या फिर संकुलन दक्षता, तो ये हमारा टॉपिक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। ठीक है, संकुलन क्षमता की परिभाषा को देखते हैं क्या है। तो देखिए क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं तथा परमाणुओं के मध्य कुल रिक्त स्थान बहुत कम होता है। यानी कि जो क्रिस्टल होते हैं जिसमें अवयवी कण होते हैं, ठीक है, तो अवयवी कण में आप परमाणु को ले सकते हैं, तो परमाणु अणु या आयन किसी को भी ले सकते हैं। तो परमाणु को हमने लिया है। तो क्रिस्टल में जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं और परमाणुओं के मध्य जो कुल रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है। देखिए अब इसका डेफिनेशन सिंपली समझते हैं। क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता कहलाता है। यानी कि क्रिस्टल में जो कुल स्थान होता है उसमें से जो परमाणु स्थान घेरते हैं, जितना स्थान परमाणु घेरते हैं उसी को हम कहते हैं संकुलन क्षमता। ठीक है, तो चलिए कैसे इसका सूत्र समझेंगे उसको समझ लेते हैं। तो सूत्र भी मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या है। यदि किसी क्रिस्टल संरचना की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ आयतन VOCCU और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन V सेल है तो इसका सूत्र क्या होगा। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी क्रिस्टल संरचना, अगर कोई क्रिस्टल जालक है जिसकी एकक कोष्ठिका में उपस्थित क्या है, परमाणु हैं, ठीक है, तो परमाणु द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ कुल आयतन इतना है, अगर इस से हम प्रदर्शित करें और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन इससे प्रदर्शित करें तो क्या होगा। ठीक है, यानी कि एकक कोष्ठिका का कुल आयतन और परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, तो क्या होगा इसका सूत्र, संकुलन क्षमता बराबर VOCCU, यानी कि क्रिस्टल जालक में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन अपान V सेल, यानी कि कुल एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100, ये इसका सूत्र होगा। ठीक है, यानी कि कोई एकक कोष्ठिका है, क्रिस्टल जालक है, ठीक है, तो क्रिस्टल जालक में एकक कोष्ठिका में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, उसको हमने डिनोट किया VOCC से अपान कुल आयतन, ठीक है, V सेल से इंटू 100, ये इसका होगा फार्मूला। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया एकक कोष्ठिका कई प्रकार के होते हैं, जैसे सरल घनीय एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका की जब हम परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ कुल स्थान इसका होता है 52% सरल घनीय एकक कोष्ठिका में, तो इसकी संकुलन क्षमता 52% होगी। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका की जो संकुलन क्षमता होती है वो 52% होती है। ठीक है, उसके बाद में BCC यानी कि काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन होता है वो 68% और कुल संकुलन क्षमता 68% होती है। क्यों? परमाणुओं द्वारा घिरा आयतन और संकुलन क्षमता बराबर क्यों है? क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि जो एकक कोष्ठिका जो होते हैं उसमें जो अवयवी कण होते हैं, ठीक है, परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं द्वारा घेरे गए आयतन को ही हम संकुलन क्षमता कहते हैं। तो जितना परमाणु द्वारा घेरा गया स्थान होगा वही उसकी संकुलन क्षमता होगी। ठीक है, और उसके बाद में फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका यानी कि FCC द्वारा घेरा गया कुल आयतन, यानी कि इसकी संकुलन क्षमता होगी 74%। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है बार बार कि काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी होगी, सरल घनीय फलक केंद्रित, तो इसको याद रखिएगा 52%, 68% एंड 74 यानी कि 74%। चलिए इसके बाद का जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसके बाद हमारा टॉपिक आता है क्रिस्टलों में दोष। क्रिस्टल में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्रिस्टलों में दोष का हम डेफिनेशन कैसे समझेंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए क्रिस्टलों में दोष उनके अव्यवस्था के कारण या अशुद्धि के कारण क्रिस्टलों में दोष होता है। यानी कि क्रिस्टल में दोष क्यों होता है, उनके जो संरचना होती है, वो अवयवी कण होते हैं, उनके इधर उधर होने से, यानी कि उनकी अव्यवस्था के कारण या फिर अशुद्धि के कारण क्रिस्टल में दोष होता है। दोष क्या होता है, दोष कितने प्रकार का होता है इसको समझिए। दोष मेनली 2 प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष एंड रेखीय दोष। ठीक है, अब बिंदु दोष कितने प्रकार का होता है? बिंदु दोष होता है 2 प्रकार का, जिसे हमें इस वीडियो में पढ़ना है।
बिंदु दोष दो प्रकार का, रस समीकरण मितीय दोष और आरस समीकरण मितीय दोष। हम इस वीडियो को में इस दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रस समीकरण मितीय दोष और आरस समीकरण मितीय दोष ये बिंदु दोष के प्रकार हैं। इस चार्ट को जरूर आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रस समीकरण मितीय दोष में क्या होता है, 4 दोष होते हैं, फ्रैंकल दोष, रिक्तिका दोष, साटकी दोष, अंतराकाशी दोष, सभी इंपॉर्टेंट दोष इसी में होते हैं, ठीक है। आरस समीकरणीय दोष में क्या होता है, धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष। चलिए हम एक एक को डिस्कस करते हैं, चार्ट को जरूर आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु दोष क्या होता है। बिंदु दोष अवयवी कणों की व्यवस्था में विचलन होने से उत्पन्न होता है, यानी कि अवयवी कण की व्यवस्था में अगर विचलन है तो वहां पर उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। रेखीय दोष क्या होता है, जालक में, क्रिस्टल जालक जो होता है उसके पूर्ण पंक्ति में उत्पन्न दोष को रेखीय दोष कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बिंदु दोष रेखीय दोष का डेफिनेशन समझ गए, यहाँ पर बिंदु दोष रेखीय दोष का। अब हम पहले बात करेंगे रस समीकरण मितीय दोष के बारे में। तो रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है, यह दोष एक ऐसा दोष होता है जो दोष के पहले तथा दोष के बाद अनुपात समान होता है, यानी कि यह एक ऐसा दोष होता है जिसमें दोष के पहले और दोष के बाद दोनों समय अनुपात समान रहता है। तो रस समीकरण मितीय दोष 4 प्रकार के होते हैं, फ्रैंकल दोष, रिक्तिका दोष, साटकी दोष, अंतराकाशी दोष। तो चलिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए रस समीकरण मितीय का जो पहला टाइप है वो है साटकी दोष। साटकी दोष क्या होता है पता है, मैंने आपको इसे अलग वीडियो में भी बताया, लेकिन चलिए जान लेते हैं। तो देखिए साटकी दोष क्या होता है, साटकी दोष क्रिस्टल में एक ऐसा दोष होता है जिसमें धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त होते हैं। लुप्त होने के कारण उत्पन्न दोष को साटकी दोष कहते हैं या साटकी दोष कहलाता है, ठीक है। यानी कि साटकी दोष क्रिस्टलों में होता है जिसमें अभी भी कण होते हैं। मैंने आपको बताया क्रिस्टल में अभी भी कण होते हैं, एक कोष्टिका होती है। तो क्रिस्टल में, ठीक है, एक ऐसा दोष, ये एक ऐसा दोष होता है जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं। जैसे समझिए, जैसे ये है एक क्रिस्टल जालक, चलिए बना लेते हैं। ये एक क्रिस्टल जालक है, ठीक है, जिसमें धनायन और ऋणायन है। तो धनायन और ऋणायन को भी हम बना लेते हैं यहाँ पर। ये है आपका धनायन, ये प्लस, ठीक है, उसके बाद में बी माइनस आपका ऋणायन, ठीक है, ये प्लस धनायन, बी माइनस ऋणायन, ये, ठीक है, बी माइनस ऋणायन, फिर बी माइनस ऋणायन, ये प्लस धनायन, बी माइनस ऋणायन, ये धनायन, ठीक है, फिर ए धनायन, बी ऋणायन, ये धनायन, बी ऋणायन, यानी कि धनायन और ऋणायन की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका सिंपल है, यानी कि इसमें कोई भी दोष इस समय उपस्थित नहीं है। अब देखिए ये आपका जो है ये एक साधारण जालक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर साधारण क्रिस्टल जालक या फिर जालक, ठीक है। अब देखिए इसमें दोष उत्पन्न करना है, तो क्या कहा गया कि साटकी दोष क्रिस्टल में एक ऐसा दोष है जिसमें धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से गायब हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस, ठीक है, यानी कि धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, ठीक है। अब यहाँ पर ऋणायन, ठीक है, यहाँ पर धनायन, ऋणायन, धनायन, ठीक है, फिर यहाँ पर धनायन, ऋणायन और यहाँ पर ऋणायन। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर समझिए, मायनू का आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए 2 रिक्त स्थान है। क्या कहा गया है इस दोष में कि इस दोष में एक ऐसा दोष है जिसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में गायब होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले ऋणायन था, बी माइनस, यानी कि ऋणायन था, और यहाँ पर क्या था, पहले धनायन था। अब दोनों स्थान पर ऋण रिक्त स्थान है, तो यहाँ से एक धनायन और एक ऋणायन, 2 गायब हैं। तो यहाँ पर जो उत्पन्न दोष होगा उसे हम लोग कहेंगे साटकी दोष, ठीक है। और ये जो जालक आपका होगा ये होगा दोष युक्त जालक, दोष जालक, ठीक है, दोष वाला जालक। तो इस जालक में क्या होगा, दोष उत्पन्न हो गया है जिसे हम कहेंगे साटकी दोष, क्योंकि यहाँ पर एक धनायन और एक ऋणायन समान संख्या में गायब हुए हैं। समझ में आया। तो साटकी दोष में धनायन और ऋणायन समान संख्या में गायब हो जाते हैं और इसके कारण क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो घटता है।
क्योंकि दोनों गायब हो गए हैं, ठीक है, कम होता है। तो चलिए अब इसके बाद में, तो स्टूडेंट हमारा रस समीकरण मितीय दोष का जो दूसरा प्रकार है वो है रिक्तिका दोष, ठीक है। रिक्तिका दोष क्या होता है, तो देखिए नाम से यह स्पष्ट है कि यदि किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अपने स्थान से बाहर निकल जाता है तो उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। यानी कि रिक्तिका दोष वह दोष होता है जिसमें क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अपने स्थान से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो उत्पन्न दोष होता है उसे हम कहते हैं रिक्तिका दोष। अब जैसे इसे कैसे हम लोग समझेंगे तो समझिए इसको। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिस्टल जालक एक बनाएंगे, जैसे मैंने पहले बनाया था। तो ये है एक क्रिस्टल जालक, ठीक है। इसमें होता क्या है सिंपली, तो इसमें देखिए जैसे अवयवी कण है, मैं यहाँ पर अवयवी कण बना देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए अवयवी कण है, ठीक है, अवयवी कण है ये, ठीक है। देखिए मैं बना रहा हूँ अवयवी कण, ठीक है। तो ये तो साधारण जालक है। अब देखिए अगर आपको रिक्तिका दोष को दर्शाने वाला जालक बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपको करना क्या है कि रिक्तिका दोष में जो अवयवी कण होते हैं वो अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, बस रिक्त हो जाता है स्थान, उसी को हम लोग कहते हैं रिक्तिका दोष, ठीक है। तो देखिए इसे सिंपली, ठीक है। तो यह आपका एक रिक्तिका दोष की तरह है। जैसे देखिए क्या हुआ, ये एक क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण उपस्थित हैं, ठीक है। अवयवी कण उपस्थित हैं, अवयवी कण जब उपस्थित थे तो वो एक साधारण जालक था, ये एक सिंपल जालक था, ठीक है, सिंपल। और ये आपका है डिफेक्टिव जालक, डिफेक्ट इसमें है, दोष है, ठीक है। तो देखिए इसमें अवयवी कण उपस्थित थे, यहाँ पर क्या हुआ, दो अवयवी कण गायब हैं बीच में से, यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ पर रिक्त स्थान हो गया है, तो यहीं पर उपस्थित होगा रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष में ये होता है कि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने स्थान से कहाँ चले जाते हैं, मतलब वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये सिंपल है। इसके बाद में हमारा तीसरा जो दोष है, तो देखिए फ्रैंकल दोष क्या होता है। तीसरा हमारा दोष है फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष एक ऐसा दोष होता है, इसको समझिए क्या होता है। तो फ्रैंकल दोष, यदि किसी जालक का आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है तो इस दोष को हम कहते हैं फ्रैंकल दोष। यानी कि अगर कोई जालक है उसका जो आयन है वो अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर चला जाए, कैसे समझिए। ये हम क्रिस्टल जालक फिर से बना रहे हैं, ठीक है। दो क्रिस्टल जालक हमने बनाए, एक मैं सिंपल बनाऊंगा, एक डिफेक्टिव बनाऊंगा, तब समझाने में आसानी होगी। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक क्रिस्टल जालक है, जैसे मान लीजिए ए प्लस है, धन आयन है, ठीक है, बी माइनस ऋण आयन, ए प्लस धन आयन, ठीक है, बी माइनस ए प्लस, ठीक है, बी माइनस ए प्लस, बी माइनस ए प्लस। ये आपका है एक धनायन, यानी कि एक क्रिस्टल जालक में कई अवयवी कण उपस्थित हैं। तो यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, देखिए यदि क्रिस्टल जालक का आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है, जैसे देखिए जहाँ, जैसे ये आपका ए प्लस है, ठीक है, ये आपका बी माइनस है, ये आपका ए प्लस यहाँ पर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर फिर बी माइनस ए प्लस, ठीक है, बी माइनस फिर ए प्लस, बी माइनस और ए प्लस, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है समझिए, यहाँ पर एक जो आयन है वो गायब है, यहाँ पर देखिए एक नहीं है, पर गायब हुआ तो गया कहाँ वो। जैसे देखिए धनायन ऋणायन, यहाँ पर धनायन होना चाहिए, यहाँ पर देखिए धनायन है सिंपल वाले में, ये आपका डिफेक्टिव है। तो ये जो यहाँ से जो निकलेगा ए प्लस, वो जाकर यहाँ पर अगर चला जाए बीच वाले स्थान पर, इसी को हम कहते हैं अंतरा आकाशीय स्थान, ठीक है। तो जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई अवयवी कण अंतरा आकाशीय स्थान में चला जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फ्रैंकल दोष। देखिए ये प्लस जो है इन दो चार कणों के बीच में आ गया है, जो बीच में है, तो इसे हम कहेंगे फ्रैंकल दोष, ठीक है। तो यदि किसी क्रिस्टल जालक का आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है तो इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। और फ्रैंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी कि घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ इसी क्रिस्टल जालक का घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि क्रिस्टल जालक में से जो धनायन निकला था वो इसी क्रिस्टल जालक में है, चाहे वो अंतराकाशीय स्थान पर ही है, ठीक है। तो उसमें जो है मास में यानी कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा फ्रैंकल दोष। अब हमारा लास्ट एक दोष बचता है, उसको पढ़ लेते हैं क्या है। तो जो चौथा हमारा है वो है अंतराकाशी दोष। अब अंतराकाशी दोष क्या होता है इसको समझिए।
तो देखिए क्रिस्टल जालक में जब कोई अवयवी कण अंतराकाशीय स्थान में चला आता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखा से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा, अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, तो इस दोष को अंतराकाशीय दोष कहते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग, देखिए दो प्रकार के हम जालक बनाएंगे हमेशा की तरह। तो एक ये जालक है, एक ये जालक है। जालक में क्या है, सिंपल है, अवयवी कण होंगे। तो देखिए अवयवी कण है, ठीक है, इस प्रकार से अवयवी कण इसमें उपस्थित है। अब देखिए होता क्या है, तो सिंपल है, इसको हम कहेंगे सिंपल, सिंपल साधारण। ये है आपका अंतराकाशीय दोष वाला जालक। कैसे बनाएंगे इसको, तो मैंने आपको बताया कि ये अवयवी कण तो ऐसे आपके रहेंगे, देखिए मैं बना दे रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है क्या कहा गया है सुनिए, क्रिस्टल जालक में जब कोई अवयवी कण अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा में आ जाता है, ठीक है, तो में आ जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है साटकी दोष, सॉरी अंतराकाशीय दोष। तो देखिए कोई यहाँ पर अवयवी कण है, ये भागते भागते यहाँ पर आ गया भैया, ये आपका अंतराकाशीय दोष है। मैंने आपको बताया है कि जब ये चार आपके अवयवी कण है, इनके बीच में एक अवयवी कण आ जाए तो ये अंतराकाशीय स्थान, ये स्थान अंतराकाशीय स्थान कहलाता है। तो देखिए कोई अवयवी कण अंतराकाशीय स्थान में आ गया, तो जब कोई कण क्रिस्टल जालक में अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे इसमें अंतराकाशीय दोष है। तो ये हो गया आपका डिफेक्टिव, यानी कि दोष युक्त है। ये कोई अवयवी कण जब बाहर से अंतराकाशीय स्थान में आ जाए तो वो दोष अंतराकाशीय दोष कहलाएगा। तो ये थे आपके रस समीकरण मितीय के 4 दोष, जिसमें मैंने आपको बताया साटकी दोष, फ्रैंकल दोष, ठीक है, रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष। तो चलिए अब अपना अगला देखते हैं, जो है हमारा वो क्या है, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा जो अगला प्रकार आता है वो है आरस समीकरण मितीय दोष। तो इसको कैसे समझेंगे, तो आरस समीकरण मितीय दोष में क्या होता है, इस दोष में दोष से पहले तथा दोष के बाद धनायन तथा ऋणायन समान नहीं होता है। उसमें क्या था, दोष के पहले और दोष के बाद दोनों का अनुपात समान होता था। तो इसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला दोष आपका आता है धातु आधिक्य दोष। जो आरस समीकरण मितीय दोष होता है उसे 2 दोष होते हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष जो आपका होता है, इसमें धनायनों की अधिकता होती है या फिर ऋणायनों की कमी होती है। कैसे समझिए, तो देखिए जब NaCl के क्रिस्टल को Na वाष्प पर गर्म किया जाता है तो Na क्रिस्टल के सतह पर जम जाता है सोडियम, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा चित्र के साथ। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और Na+Cl- से जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान पर चला जाता है। इस प्रकार Na का आधिक्य हो जाता है और रिक्त स्थान को F केंद्र कहते हैं। इसे हम कहेंगे धातु आधिक्य दोष। कैसे, चलिए हम समझते हैं चित्र से। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है कि क्रिस्टल जालक में Na और Cl है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं Na+, इसमें मान लीजिए उपस्थित है, Cl- है, Na+ है, ठीक है, और Cl- है, फिर यहाँ पर आपका Cl- है, ठीक है, Na+ है, Cl- है, Na+ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके इसमें अवयवी कण उपस्थित हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसमें समझेंगे इसको। तो यहाँ पर बताया क्या गया है, मैंने आपको बताया कि जब NaCl को Na वाष्प पर गर्म किया जाता है, मान लीजिए इसमें Na और Cl है क्रिस्टल जालक में, और यहाँ से आपने क्या किया, Na का वाष्प, ठीक है, Na का वाष्प आपने प्रवाहित किया, ठीक है। तो देखिए जब आपने Na का वाष्प प्रवाहित किया तो इसमें एक जो है Na की एक प्रवृत्ति होती है। ये जो होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो ये धन आयन है, ठीक है, Na+ और E-, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, E- यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, जब कोई क्रिस्टल जालक है जिसमें Na+ और Cl- आयन उपस्थित हैं, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, Na का प्रवाह किया, Na को प्रवाहित किया, ठीक है, इसकी सतह से। तो जब इसकी सतह से Na को प्रवाहित किया तो Na जो है ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ये इसकी प्रवृत्ति होती है। अब देखिए हम यहाँ पर भी इसी को बना देते हैं चित्र को, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, ठीक है, Na+, Na+, ठीक है,
इस प्रकार से मैंने बनाया। अब देखिए यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किया था, ठीक है, यहाँ से हमने सोडियम का प्रवाह किया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब आपका होगा, इसमें जब दोष होगा धातु आधिक्य का, तो Na+ जो है ये क्या करेगा, Na+ जो है ये यहाँ पर Cl- तो होना चाहिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया Na+ Cl- होना चाहिए, ठीक है। तो ये Cl- से मिलकर, ठीक है, Cl- से मिलकर बना लेगा NaCl, और जो आपका ये स्थान बचेगा, ये वाला जो स्थान बचेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो समझ में आया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अभी समझिए स्टेप बाय स्टेप। जब एक क्रिस्टल जालक हमने लिया, उसमें Na+ और Cl- आयन है, ठीक है। हमने क्या किया, उस क्रिस्टल जालक के सतह से Na का प्रवाह किया सतह पर, ठीक है। Na का जब हमने प्रवाह किया तो Na सोडियम जो होता है ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, और यहाँ पर क्या हुआ, इसके अंदर Cl- भी था, ठीक है। तो Cl- और Na+ ने कहा मेरे साथ बॉन्ड बना दो, क्योंकि Na+ जो है वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और Cl जो है माइनस वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो दोनों का आपस में जो है बॉन्ड बन जाता है, NaCl बन गया, ठीक है। तो क्या हुआ, इस क्रिस्टल जालक से एक Cl बाहर निकला, तो जब Cl बाहर निकला तो यहाँ पर रिक्त स्थान हुआ, और इस रिक्त स्थान पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचा। तो जब जिस रिक्त स्थान पर इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको हम लोग कहेंगे F केंद्र, ठीक है, F केंद्र। अब F केंद्र होता क्या है, F केंद्र किसे कहते हैं, डेफिनेशन बताइए। तो F केंद्र वह केंद्र है जब किसी क्रिस्टल जालक से, ठीक है, आयन के निकलने पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो वहां पर F केंद्र उपस्थित हो जाता है, इसको हम कहेंगे, इस स्थान को F केंद्र। तो समझ में आया, एक बार फिर से समझिए। एक क्रिस्टल जालक है जिसमें Na+ और Cl- आयन है, उस क्रिस्टल जालक के ऊपर से हमने Na का प्रवाह किया, तो Na+ जो है, Na जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है Na+, तो Cl भी इस क्रिस्टल जालक में उपस्थित है, तो Cl- जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। तो Na+ ने कहा कि मेरे साथ बॉन्ड बनाइए, तो बॉन्ड बना लिया Na+ और Cl- ने, बन गया NaCl, और जो Cl यहाँ से निकला था इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, उस स्थान को हम कहेंगे F केंद्र, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गया। अब देखिए F केंद्र जो है ये इलेक्ट्रॉन है क्या, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो या तो वैद्युत धारा में, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे देखिए हमने नमक तो लिया था, Na+ Cl- NaCl नमक है, तो इसका रंग सफ़ेद है, इस क्रिस्टल का रंग सफ़ेद है क्योंकि इसमें अभी दोष नहीं है, धातु आधिक्य दोष, और इस क्रिस्टल का रंग पीला पड़ गया है। पीला क्यों पड़ गया, क्योंकि इसमें दोष उत्पन्न हो गया धातु आधिक्य दोष का। Na+ जो है उसने Cl- को ग्रहण कर लिया, Cl- के स्थान पर F केंद्र आ गया, और जब F केंद्र आ गया तो F केंद्र के आने से ये जो आपका क्रिस्टल जालक हो गया ये पीला पड़ गया। तो इस NaCl का रंग सफ़ेद, इसका पीला, क्योंकि यहाँ पर F केंद्र उपस्थित है, ठीक है। तो ये जो है F केंद्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उपस्थित है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये आपका पीला हो गया। और सिंपली हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर Na+ जब क्रिस्टल जालक में से Cl- निकला, ठीक है, Cl- निकला, तो Na+ की अधिकता हो गई। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि धातु अधिकता दोष वह दोष है जिसमें धनायन की अधिकता होती है या फिर ऋणायनों की कमी होती है। तो देखिए Cl- निकल गया था, तो Cl- निकला तो ऋणायनों की कमी हुई, और Na+ यानी कि किसका, धनायनों की अधिकता हुई। तो इसे हम कहेंगे क्या, धातु आधिक्य दोष। समझ में आया। तो इसके बाद में एक दोष और है जो कि है धातु न्यूनता दोष, वो भी आरस समीकरण मितीय का एक प्रकार है। तो देखिए धातु न्यूनता दोष का डेफिनेशन क्या होता है, ये बहुत ही इजी है, इसको समझ लीजिए क्या होता है। तो धातु न्यूनता दोष सिंपली नाम से ही स्पष्ट है कि जब किसी क्रिस्टल में धातु अथवा आयन, धातु आयन अर्थात धनायन अपेक्षा से कम होते हैं, तो यह दोष धातु न्यूनता दोष कहलाता है। यानी कि धातु आधिक्य दोष में क्या था, उसमें धनायनों की अधिकता हो रही थी और ऋणायनों की कमी हो रही थी, और धातु न्यूनता दोष में क्या हुआ है, इसमें धनायनों की कमी जब होती है तो यहाँ पर उत्पन्न दोष धातु न्यूनता दोष कहलाता है। डेफिनेशन लिख दीजिएगा। अब चलिए अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं वो क्या है। तो देखिए अब हमारा लास्ट टॉपिक है ठोसों में चुंबकीय गुण।
ठीक है। ठोसों में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको कैसे समझें, तो देखिए सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होता है। इन गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे आपका लोहा है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठोस है और इसमें प्रबल अंतराणविक बलों द्वारा बंधे होंगे, तो क्या होगा, इसमें चुंबक जब आप लेकर जाएंगे इसके समीप तो इसमें जो है चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से चुंबकीय गुण हम समझेंगे। तो देखिए पदार्थ के इनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला है अणुचुंबकीय, दूसरा है प्रतिचुंबकीय, तीसरा है लौह चुंबकीय, चौथा है प्रतिलौह चुंबकीय और पांचवा है फेरी चुंबकीय। सभी को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी मैं डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल बताऊंगा। तो अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय, ये फिजिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए समझते हैं एक एक को अब हम। तो सबसे पहले आपका आता है लौह अणुचुंबकीय। अणुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो वे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर दुर्बल रूप से आकर्षित करता है अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। यानी कि अणुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं, ठीक है, तो ये दुर्बल रूप से आकर्षित होगा, इसे हम कहेंगे अणुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, O प्लस प्लस Cu प्लस प्लस, ठीक है, O2 प्लस या फिर Cu2 प्लस। अणुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर वो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, इन्हें हम अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनका एग्जाम्पल O डबल प्लस Cu डबल प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रकार है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो वे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, वहां पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते थे, यहाँ पर वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल क्या होगा, H2O NaCl। H2O है जल, NaCl है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। तो प्रतिचुंबकीय जो होंगे वो वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जब आप उसे ले जाएंगे तो वह दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होंगे, ठीक है। ये पदार्थ कहलाएंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसके बाद में हमारा तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ सिंपल है, वे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होता है जिनको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं तो वे प्रबल रूप से आकर्षित होंगे, इसे हम कहेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ। क्यों होंगे, क्योंकि इसका एग्जाम्पल है लोहा, कोबाल्ट, निकिल। लोहा जो है आपका, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि प्रबल अंतराण्विक बलों द्वारा बंधे होते हैं, और ये जो होते हैं एक दूसरे को अगर चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये आपका तीसरा है। चलिए चौथा देखते हैं। तो देखिए चौथा हमारा है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। तो ये क्या होता है, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर विपरीत दिशा में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि ये वे पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं तो ये विपरीत दिशा में प्रबल रूप से आकर्षित होंगे, विपरीत दिशा में, ठीक है, आकर्षित होंगे प्रबल रूप से। तो इसे हम कहेंगे प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड। इसके बाद में हमारा है पांचवा और लास्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। ये है फेरी चुंबकीय। फेरी चुंबकीय क्या होता है, वे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर लौह चुंबकीय की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। यानी कि ये जो है ये लौह चुंबकीय से थोड़ा कम आकर्षित होंगे। जैसे क्या है डेफिनेशन, वे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर लौह चुंबकीय की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे, इसे हम कहेंगे फेरी चुंबकीय पदार्थ। इसका एग्जाम्पल होगा Fe3O4 जिसे हम कहते हैं मैग्नेटाइट। समझ में आया, ये था आपका पूरा ठोस अवस्था चैप्टर। आशा करता हूँ आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो फेरी चुंबकीय पदार्थ समझ में आया, सब कुछ आ गया होगा। मैंने बहुत सारे टॉपिक इसमें डिस्कस किए। इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा होगा तो आपको ये सभी चीज़ समझ में आ चुकी होंगी। इसी प्रकार मैं आपका सेकंड लेसन भी बनाऊंगा, सभी लेसन्स को बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये सभी टॉपिक मैं आपको PDF भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप लोग तैयारी करते रहिए।